क्या आपको भी हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि मुझे ये याद नहीं हो रहा है? डोंट वरी, नॉलेज ओशन है ना, हम आपके लिए लाए हैं एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, जिसे आप सुनते ही तुरंत समझ जाएंगे। बस मेरे साथ का आपको करना क्या है, आप अपने बुक को लेके बैठिए, अपने बुक में जो कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उसे पॉइंट आउट कीजिए, मार्क कीजिए, ताकि बाद में आप जब रिवीजन करें ना तो आपको तुरंत याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर से, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये यहाँ पर जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसमें इसके कॉजेज क्या है, इसके क्या कॉजेज है कि जिसके वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल कॉज इसका अलग है, रिलीजियस कॉज अलग है, ठीक है, इकोनॉमिक कॉज, मिलिट्री कॉज, इन सब के बारे में हम अलग से डिटेल में समझेंगे और एक एक को जो कीवर्ड्स है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, हम इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोलते हैं इंडिया के लिए? हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बार इंडिया में इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ है, और वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में। आज से पहले इतना बड़ा रिवॉल्ट नहीं हुआ था, होते थे रिवॉल्ट, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रिवॉल्ट होते थे। लेकिन ये क्या रीजन था जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, हम जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल कॉज का। तो पॉलिटिकल कॉज की बातें करें हम, तो उसमें सबसे पहला जो कॉज आता है वो आता है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस। अगर हम बात करें, ब्रिटिश जितना ज्यादा हो सके क्या करना चाहते थे, हमारे इंडिया के स्टेट्स को कब्जा करना चाहते थे, मतलब अपने अंडर में लेना चाहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए था, और ज्यादा प्रॉफिट के लालच में क्या कर रहे थे, इंडियंस को जैसे भी हो इंडियंस की जगह को अपने कब्जा अपने अंडर में ले ली। तो सबसे पहला जो रूल लेकर आते हैं वो है सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स। ये सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स है क्या? सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स लॉर्ड वेलेस्ली जो है ना, वो उस टाइम के गवर्नर थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स लेकर आया इंडिया में, और इसके अंडर में क्या होता था ना कि जो भी इंडियन प्रिंसेस है, जो भी इंडियन किंग है, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, एक रिलेशन बनाया जाता था, जिसमें उनको कुछ शर्त जो है वो मंजूर करना पड़ता था। तो अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी लैंड्स भी बोलते हैं इसको, इम्प्लाइड द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेस टू द ब्रिटिश कंपनी देयर एक्सटर्नल रिलेशन। मतलब क्या है कि अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसेस के बीच में एक्सटर्नल रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ शर्त जो है ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखती है। क्या क्या शर्त है? सबसे पहला शर्त अगर हम बता दें तो वह रिक्वायर्ड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी इन देयर कैपिटल। मतलब अपने आर्मी को ब्रिटिश क्या करना चाहती थी कि जो भी राजा उसके साथ सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स के रूप में एक्सेप्ट करता है, उनको ब्रिटिश आर्मी अपने कैपिटल में रखना होगा। ठीक है, दूसरा बात कर लिए, दूसरा शर्त क्या था, तो दे वर टू गिव आइदर सम मनी और सम पार्ट ऑफ द टेरिटरी, या तो कुछ पैसा या फिर कुछ जमीन का टुकड़ा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर को देना पड़ेगा। ये शर्त थी ब्रिटिश के सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स में। तीसरा अगर बात करें, दे वर टू टर्न आउट from their states of non-English Europeans whether they were employed in the army or civil services। मतलब जितने भी नॉन इंग्लिश यूरोपियन हैं सबको बाहर फेंकना होगा, चाहे वो किसी भी सिविल सर्विसेज में हो या किसी भी सर्विसेज में हो। ठीक है, अगर हम बात कर ले फोर्थ शर्त जो है ना, चौथा शर्त जो है वो क्या था, दे हैड टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिसर्स कॉल्ड रेसिडेंट। अपने एरिया में रेसिडेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो बनाना पड़ेगा जितने भी इंडियन प्रिंसेस है। तो ये था सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। सिस्टम ऑफ सब्सिडी लैंड्स में जितने भी इंडियन किंग है उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता था, रिलेशनशिप बनाना पड़ता था, और ब्रिटिश उसमें एक शर्त रखती थी। ठीक है, जिसमें या तो कुछ पैसा या फिर कुछ जमीन का टुकड़ा उसको ब्रिटिश के नाम करना होगा, या फिर ब्रिटिश का जो आर्मी है उनको अपने कैपिटल में रखना होगा। ठीक है, अगर और एक शर्त की बात करें, तीसरी शर्त यह है कि जितने भी नॉन इंग्लिश यूरोपियन है सबको अपने स्टेट से बाहर फेंकना होगा। चौथा शर्त जो है, जो रेसिडेंट होता है ब्रिटिश का उसको बनवाना होगा। ठीक है, ये चार शर्त थी ब्रिटिश एम्पायर की। अगर हम बात कर लें इसके विक्टिम्स के, कौन कौन से स्टेट इनके विक्टिम्स बने हैं, तो अगर हम बात कर लें इनके विक्टिम्स का, तो मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे जो है, अभी पुणे मतलब पहले पुणे था, अब पुणे हो चुका है। तो ये चार स्टेट जो है इसके विक्टिम बने थे। अब दूसरा जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस का दूसरा कॉज है, क्या रीजन था जिसकी वजह से लोग नाखुश हुए, तो दूसरा कॉज है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है व्हेन अ रूलर ऑफ डिपेंडेंट स्टेट
डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर। नेचुरल हेयर मतलब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी कोई भी रूलर राजा बिना उसके खुद का वारिस हुए मर जाए और उसका अपना वारिस नहीं, अपना बेटा नहीं है, ठीक है, जो आगे चल के रूल कर सके, तो उसका जो स्टेट है वो किसके पास चले जाएगा, उसका जो स्टेट है वो ब्रिटिश के पास ऑटोमेटिकली चले जाएगा। ठीक है, हम लोग को याद कैसे करना है, मार्क क्या करना है, व्हेन अ रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर द स्टेट पास बैक टू द इंग्लिश कंपनी। मतलब समझिए कि जब भी रूलर मर जाए और उसका अपना बेटा ना हो तो स्टेट को जो है वो किसके पास चल जाएगा, वो चले जाएगा ब्रिटिश के पास। अगर हम बात कर लें इसके विक्टिम्स कौन कौन से हैं, इसके विक्टिम्स हैं सतारा, झांसी, नागपुर। झांसी को तो आप सब जानते हैं, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई का रूल था। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ती है ब्रिटिश के साथ, तो वो भी इसका विक्टिम बन चुकी थी। ठीक है, तीसरा कॉज जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन है ना, मैं अभी उसी में हूँ, तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन में अगर बात करें, एनेक्सेशन ऑफ अवध। ये एनेक्सेशन ऑफ अवध है क्या, एनेक्सेशन ऑफ अवध बोलने का मतलब क्या है, ब्रिटिश ज्यादा से ज्यादा क्या चाहती थी, उसका जगह जितना ज्यादा हो सके उतना कब्जा कर सके। तो ज्यादा जगह को कब्जा करने के लिए एक और नया रूल लेकर आती है ब्रिटिश, जो है अवध के नवाब को बोलती है कि आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बताइए अब इंडियन प्रिंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको हटाकर खुद रूल कर देंगे। लग रहा है जैसे आपने कितना मैनेज कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लें, ऑन 7 फरवरी 1856 नवाब वाजिद अली शाह वाज डिपोज्ड ऑन ग्राउंड्स दैट अवध वाज नॉट बीइंग मैनेज्ड वेल। मतलब अवध ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, इस बात को लेके जो नवाब वाजिद अली शाह है उसको हटा दिया जाता है। अब इस बात को लेके जो अवध के लोग थे ना, अवध के जो मिलिट्री लोग थे, मिलिट्री में जो लोग थे, प्लस अवध के आम लोग जो थे, वो भी ब्रिटिश से क्या हुए, नाखुश हो गए। ठीक है, और इसी का नतीजा हुआ 1857 में जो रिवॉल्ट होता है वो देखने को हम लोग को मिलता है। अगर हम बात कर ले एक और कॉज का, पॉलिटिकल कॉज का, ये दूसरा कॉज है। पॉलिटिकल कॉज में दूसरे कॉज की बात करें तो डिस्कॉर्डेंस टू द मुगल एम्पायर। मतलब मुगल एम्पायर जो था उनको बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया। कैसे, जो लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी ने अनाउंस कर दिया, लॉर्ड डलहौजी अनाउंस दैट ऑन द डेथ ऑफ द किंग हिज सक्सेसर वुड हैव टू लीव द इंपीरियल पैलेस। मतलब अगर समझिए कि अगर बहादुर शाह जफर जो मुगल के आखिरी रूलर माने जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है, तो बहादुर शाह जफर का जब डेथ हो जाए तो उनका जो सक्सेसर है यानी उनका जो वारिस है, उनको इंपीरियल पैलेस यानी रेड फोर्ट खाली करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग आते हैं। अब लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं, लॉर्ड कैनिंग मेड इट नोन दैट बहादुर शाह सक्सेसर वुड नॉट अलाउ टू यूज द इंपीरियल टाइटल द किंग। मतलब समझिए कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद जो भी उनके सक्सेसर होंगे, वारिस होंगे, वो किंग का टाइटल भी होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसको लेके मुगल को जो मानने वाले लोग थे उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश होने लगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले एक और कॉज, जो एक और इंपॉर्टेंट कॉज में माना जाता है पॉलिटिकल कॉज का, ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू नाना साहब। नाना साहब का लिए जो उनका जो रुख था उसको लेके भी लोग ज्यादा नाखुश हो गए। अब ये क्या, नाना साहब के साथ क्या होता है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है, नाना, सबसे पहले हम समझ लेते हैं नाना साहब है कौन। नाना साहब एक्स पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है, नाना साहब को क्या करते हैं, पेंशन देने से मना कर देते हैं। ठीक है, डलहौजी रिफ्यूजेड ऑफ पेंशन टू नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ द एक्स पेशवा बाजीराव टू, जिसकी वजह से वहां पर उनके मन में भी ब्रिटिश के खिलाफ जो है ना आक्रोश आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ छोटा मोटा है जो कि आने के चांसेस बहुत कम है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब है क्या, ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो लगभग समझिए कि लोगों में अनपॉपुलर होते जा रहा था। लोग उन लोगों को बाहर से मानते थे। पीपल फाउंड देमसेल्फ आउट ऑफ अ प्लेस। दूसरा, इंडियंस वेयर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल हाई ऑफिसेस। मतलब जितना भी हाई ऑफिसेस है सब जगह से इंडियंस को हटाया जाता था। प्लस वैग्यू, पांचवा रीजन बताया पॉलिटिकल कॉज का, द वैग्यू एंड फ्लोटिंग ह्यूमर्स। तो फ्लोटिंग ह्यूमर्स क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसा अफवाह फैला हुआ था कि ब्रिटिश जो है 1757 में प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी से इंडिया में आए, रूल कर रहे थे, और 1857 में वो रूल करके छोड़ के चले जाएंगे। तो ये अभी तक क्या हम बता रहे थे, पॉलिटिकल कॉज। अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको, रिलीजन कॉज। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलिटिकल कॉज देख लिया, अब हम बात करते हैं रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस का। तो रिलीजियस एंड सोशल कॉज क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ इंडिया में, वो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में।
सबसे पहला जो हम इंडियंस के मन में डर था वो क्या था? फियर्स रिगार्डिंग मास कन्वर्सन टू द क्रिश्चियनिटी। लोगों को ये लगता था कि जो ब्रिटिश है वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में बदल देगी। तो यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम है उन लोगों को इस बात का काफी ज्यादा डर होता था कि उनके रिलीजन को छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर ले क्या ऐसा ब्रिटिश करते थे जिससे इंडियंस को लगता था कि उनका जो रिलीजन है वो खतरे में है? तो सबसे पहला जो ब्रिटिश ने कुछ किया था, द बाइबल वाज इंट्रोड्यूस्ड नॉट ओनली इन द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट बट आल्सो इन द गवर्नमेंट स्कूल। मतलब बाइबल जो है वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में तो वो इंट्रोड्यूस करवा ही रहे थे, मतलब पढ़ा ही रहे थे, बल्कि गवर्नमेंट स्कूल जो है जहां पर इंडियंस लोग पढ़ते थे वहां पे भी बाइबल को पढ़ाया जाता था, जिससे बहुत सारे जो इंडियंस है उन लोग को लगता था कि उनका जो रिलीजन है वो खतरे में है। ठीक है, अगर हम बात करें और तो जो प्रिजनर्स है, इवन प्रिजनर्स इन द जेल बिगेन टू इंस्ट्रक्ट इन क्रिश्चियनिटी। मतलब जो प्रिजनर्स है जेल में उनको भी क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, दूसरा कॉज क्या है? अब हम दूसरा कॉज की बात करते हैं, रिलीजियस कॉज में ही दूसरा कॉज जो है लॉज दैट इंटरफेयर विद द रिलीजियस एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। मतलब हम इंडियंस के रिलीजियस और कस्टम्स पे भी इंटरफेयर करता था ब्रिटिश। तो पहला अगर बात करें कौन सा लॉ बनाया था? रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। ये क्या था? इसके अंदर इट इनेबल द कन्वर्ट फ्रॉम हिंदुइज्म टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। मतलब जो भी इंडियंस अपने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है उसको उसके फादर का प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगा। ठीक है, इस एक्ट के तहत। और बात कर लें तो जो विडो रिमैच एक्ट है 1856 में वो इंप्लीमेंट करवाए थे, जिसकी वजह से इन लोगों को जिसकी वजह से इंडियंस को लगता था, हम इंडियंस को लगता था कि ये जो लॉ है वो हमारे कस्टम्स को, हमारे रिलीजियस को जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, जबकि मुझे लगता है ये जो विडो रिमैच एक्ट है वो ब्रिटिशर्स लाए थे, वो बहुत अच्छा काम किए थे। ठीक है, और एक लॉ बनाए थे सती इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ पर जो सती प्रथा था बहुत ही बुरी तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता था। इसके तहत लड़की का हस्बैंड अगर मर जाए तो उसको भी साथ में चिता में लिटाया जाता था। समझ लीजिए कितना खतरनाक ये लॉ था, मतलब कितना खतरनाक ये कस्टम्स था हम लोग का, जो कि आज जो है ब्रिटिश की वजह से खत्म हो चुका है। अगर हम बात करें तीसरा रिलीजियस कॉज का, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे एंड द टेलीग्राफ। रेलवे और टेलीग्राफ के इंट्रोडक्शन से लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे कस्टम्स और हमारे सोशल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर लें रेलवे के आने से क्या होता है, रेलवे के आने से जो कास्ट रूल है ना वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर हम बात कर लें रेलवे एंड टेलीग्राफ दे आर लुक डाउन अपॉन एज मींस टू ब्रेक सोशल ऑर्डर एंड कास्ट रूल। मतलब इंडिया में कास्ट रूल बहुत खराब है, आदमी कुछ करे ना करे लेकिन कास्ट को जरूर मानता है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। हर एक आदमी जो है अपने कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कास्ट रूल है इन लोगों को लगता है जो कास्ट रूल है वो ब्रेक हो जाएगा। कास्ट रूल कहने का मतलब क्या है? जो अपर कास्ट होता है ना वो डोमिनेंट वर्ग होते थे उस टाइम पे। तो अपर कास्ट क्या करते थे कि जो लोअर कास्ट है उनको लगता था कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट जो है ना वो साथ में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी जो अपर कास्ट के लोग थे ना वो ब्रिटिश के खिलाफ ज्यादा हुए। ठीक है, और दूसरा टेलीग्राफ का क्या हुआ? तो देवर ऑल्सो आर रूमर, मतलब एक अफवाह फैला हुआ था that the telegraph poles would be used for hanging people who were against company rules in India। मतलब जो भी कंपनी के रूल के अगेंस्ट होगा उनको टेलीग्राफ का जो पोल है उसमें लटका दिया जाएगा। इस तरीके का अफवाह जो है ये फैला हुआ था पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये जो सोशल और रिलीजियस कॉज है मैं इसमें 3 कॉज ही बताया हूँ। पहला तो फियर्स रिगार्डिंग द मास कन्वर्सन, दूसरा लॉज दैट इंटरफेयर विद द इंडियन पीपल, ठीक है, एंड कस्टम्स, तीसरा कि भाई रेलवे एंड टेलीग्राफ के आने की वजह से इंडियंस के मन में जो है ना ब्रिटिश के लिए और ज्यादा नफरत पैदा हो गई। ठीक है, और चौथा बात कर ले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस को इतना ज्यादा नीचा देखते थे, इतना ज्यादा खराब देखते थे। ठीक है, उन लोग को लगता था कि इंडियंस जो है कीड़े मकोड़ों की तरह है। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इंडिग्निटीज हर्ड एट इंडियंस। द Englishman in India could insult, humiliate and even kill the Indians। मतलब हम लोग को ह्यूमिलिएट करते थे, हम लोग को इंसल्ट करते थे। ठीक है, यहाँ तक कि मार भी दिया करते थे। ठीक है, हम लोग का जान भी ले लिया करते थे। ये था ब्रिटिश का। इसके वजह से लोग बहुत ज्यादा नाखुश हुए और हम लोगों को 1857 का जो रिवॉल्ट है वो देखने को मिला। तो हम अभी 2 करवा चुके हैं, 2 कॉजेज, एक तो पॉलिटिकल कॉज था, दूसरा रिलीजियस कॉज था। अब रिलीजियस कॉज को एक बार फिर से हम वापस रिवाइज कर देते हैं। फियर्स रिगार्डिंग द मास कन्वर्सन, फियर्स रिगार्डिंग द मास कन्वर्सन में आप देख सकते हैं बाइबल जो है ना, बाइबल वाज इंट्रोड्यूस्ड नॉट ओनली इन द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट बट आल्सो इन द
गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। दूसरा, इवन द प्रिजनर्स जो है ना जेल में जो थे उन लोगों को भी बाइबल का इंट्रोड्यूस करवाया जाता था, पढ़ाया जाता था, ठीक है। दूसरा, लॉज दैट इंटरफेयर विद द कस्टम्स एंड द पीपल्स, ठीक है, रिलीजियस एंड कस्टम। तो अगर हम बात कर ले, ऐसा सा लॉ लेकर आते थे जिसकी वजह से जो इंडियंस का जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उसको इंटरफेयर करते थे, ठीक है। जिसमें एक लेकर आते थे सती इन्फेंटिसाइड। ये तो काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी उस टाइम के लोगों को ये लगता था कि ब्रिटिश जो है हम लोगों के रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है। विडो मैरिज एक्ट ये भी लेकर आते थे, ठीक है। दूसरा, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ये 3 रिलीजियस जो है, ये सब जो ब्रिटिश का जो एक्ट बनाए हैं, जिसकी वजह से इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश हम लोग के रिलीजन पे खतरा सा है, ठीक है। उसके बाद रेलवे एंड टेलीग्राफ। रेलवे के आने से जो अपर कास्ट उन लोगों को लगा उनका जो कास्ट का जो रूल है वो ब्रेक हो रहा है, क्योंकि सब साथ में बैठेंगे ना। कोच जो होता था, रेलवे का जो डिब्बा होता है, उसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट सबको साथ में बैठा दिया जाता था। इससे लगता था कि हम लोग का जो कास्ट रूल है वो ब्रेक हो रहा है। टेलीग्राफ के आने से लोगों को लगता था कि जो टेलीग्राफ का पोल है वहां पर उन लोगों को फांसी पे लटका दिया जाएगा जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाते हैं, ठीक है। तो हमारा रिलीजियस कॉज भी कंप्लीट हुआ। अब हम इकोनॉमिक कॉज की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कॉजेस की। तो इकोनॉमिक कॉजेस की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ब्रिटिशर्स ने जितना इंडियंस को लूटा है शायद ही किसी ने लूटा होगा। इंडियंस को लगभग समझिए एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ब्रिटिश ने इंडिया में आकर इंडियंस को इतना ज्यादा लूटा है जिसकी वजह से आज हमारी हालत ये है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कॉजेस की, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉजेस में पहला जो कॉज है वो है द रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। मतलब जो ट्रेड था, हाथ से बना हुआ सामान सब था, उन सबको बर्बाद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। हमारे जो हाथ से बनाने वाले कारीगर थे, आर्टिस्ट थे, उन सबका जॉब जो है वो खत्म करवा दिया ब्रिटिश ने, ठीक है। अगर हम बात करें, द ब्रिटिशर्स रूल डेलिबरेटली क्रिपल्ड द इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क। मतलब इंडियन सिल्क पे हेवी ड्यूटीज लगा दिया जाता था। कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन 70 to 80% रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रॉय देयर इंडस्ट्रीज। तो अगर हम बात कर ले, 80 से 70% जो है ना उस पर टैक्स लगा दिया जाता था इंडियन सामान पर। और जो ब्रिटिश से जो सामान बनकर आता था उनको सस्ते दामों में इंडिया में बेचा जाता था। तो ब्रिटिश चाहते थे कि उनका फायदा ज्यादा हो, इंडियंस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लूटो, ठीक है। यही कारण था कि इंडिया में जो है ना एक टाइम पे जब ब्रिटिश छोड़ कर गए तो हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। हमारा जो लिटरेसी रेट था वो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे इकोनॉमी को पूरी तबाह करके चले गए थे, ठीक है। तो दूसरा कारण अगर हम बात कर ले कि क्या इकोनॉमिक कॉजेस था जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश हमारे खिलाफ है, ठीक है, हमें सता रही है, तो वो उनको रिवॉल्ट करना चाहिए। दूसरा कॉज है पॉवर्टी स्ट्राइकन कल्टीवेटर्स। तो अगर हम बात करें, जमींदारी प्रथा वहां पर बहुत चलता था। जमींदारी सिस्टम के अंदर में क्या होता था ना कि ब्रिटिशर्स कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे, जो जमींदार है वो क्या करते थे, जो पीजेंट्स है, फार्मर्स है, उनसे जबरदस्ती जो है ना टैक्स वसूल करते थे, ठीक है। और ब्रिटिश जितना बोलते थे उनसे ज्यादा ही टैक्स वसूल करने का काम जमींदार करते थे, मतलब एक्सप्लॉइट करते थे हमारे इंडियंस को, ठीक है। द जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हैड so far been only revenue collectors. They could keep or certain percentage of what they received from the peasantry, but the permanent settlement of 1793 made zamindar the absolute owner of their estate. They had the power to throw out the cultivators for non payments of dues. मतलब अगर हम बात कर ले कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये क्या करते थे, पहले जमींदार परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता, जमींदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था, जमींदार को बोला जाता था कि इतना टैक्स आपको वसूल करके लाना है फार्मर से, ठीक है। लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट होता है 1793 में, उसके बाद से जमींदार को एब्सोल्यूट ओनर बना दिया जाता है। मतलब कि जमींदार ही उस जमीन का मालिक है और वो जितना चाहे उतना अपना चार्ज करता था, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो फिक्स कर देते थे। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में क्या होता था, ब्रिटिश जो है अपना एक अमाउंट फिक्स कर देते थे और उस अमाउंट के बाद जो है ना जमींदार अपना अमाउंट लगाकर एक्स्ट्रा लेते थे, ठीक है। जिससे इंडियन फार्मर्स जो है लगभग पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, उनका जो इकोनॉमी है पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले, तीसरा जो रीजन है, इंडिया रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। मतलब इंडिया का जो एग्रीकल्चर कॉलोनी कहा जाता था उसको भी खत्म कर दिया गया। इंडिया एक टाइम पे एग्रीकल्चर कंट्री के रूप में जाना जाता था, उसको भी तबाह करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया था। अब इसमें ये करते क्या थे,
द मैन्युफैक्चरर इन इंग्लैंड रिक्वायर अदर रॉ मटेरियल्स आल्सो सच एज कॉटन एंड ऑयल सीड्स फॉर देयर इंडस्ट्री। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उन सबको कॉटन, ऑयल सीड ये सब चाहिए होता था इंग्लैंड में, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को, रॉ मटेरियल्स को उगाते थे और यहाँ से लेकर चले जाते थे, ठीक है। अगर हम बात कर लें, द ब्रिटिशर्स डिड ऑल दे कुड टू कीप इंडिया मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। दिस मेड इंडिया एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। इससे क्या हुआ, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी का ब्रिटिश का एग्रीकल्चर कॉलोनी बनकर रह गया, ठीक है। अगर हम बात करें इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, चौथा रीजन जो है वो है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। अब इन ह्यूमन ट्रीटमेंट में क्या होता था कि जो भी पीजेंट्स टैक्स नहीं देते थे, ठीक है, उनका घर जला दिया जाता था, उनको उनके खेत जला दिए जाते थे, उनके जो गाय बकरी जो भी मिलता था उनको उठाकर लेकर चले जाता था, ठीक है। द पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू कल्टीवेट इंडिगो एंड नथिंग एल्स इन द फील्ड्स। मतलब जो पीजेंट्स है उसको इंडिगो उगाने के लिए बोला जाता था, ठीक है, इंडिगो एंड नथिंग एल्स इन द फील्ड्स chosen by the English planters. Their crops were destroyed by the planters without any reason. Their houses burned and their cattle looted. मतलब क्या समझिए कि आप जो भी पीजेंट्स, ठीक है, उन लोगों को जबरदस्ती बोला जाता था कि आप लोग इंडिगो का फार्मिंग कीजिए, ठीक है। इंडिगो का जो फार्मिंग है वो अगर एक बार किसी भी खेत में इंडिगो का खेती कर दिया जाए तो समझिए वो पूरा पूरा खेत जो है वो खत्म हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, दोबारा उसमें फार्मिंग नहीं किया जाता था। तो फार्मर्स जो है इंडियन के वो लोग रिफ्यूज करते थे इसको उगाने से, लेकिन ब्रिटिशर्स जबरदस्ती क्या करते थे, इसको उगाने के लिए फोर्स करते थे। जो भी आदमी इसको मना करता था उसको उसके घर जला दिए जाते थे, उनके जो एनिमल्स है, जानवर है, उनको लूट कर लेकर चल जाया जाता था, ठीक है। ये सारे चीज जो है वो ब्रिटिश किया करते थे। अगर हम बात करें एक और रीजन का, ठीक है, बिग फेमाइन, जो कि इजी है, मैं आपको इजी रीजन ही बता रहा हूं जो कि आपको याद होने में एकदम आसानी से याद हो जाएगा। आप एक बार बस देखोगे तो बाद में उसको एक बार आप बाद में देखोगे तो उसको आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बिग फेमाइन के बारे में बात करें, द बिग फेमाइन ऑफ 1837 to 38 made people desert their village and wander in search of food। मतलब ये जो बिग फेमाइन है इसमें जो क्रॉप्स है वो पूरा का पूरा फेलियर हो गया, ठीक है। When famines came, people had to dispose of their land, cattle and household goods to procure food। मतलब समझिए उसके पास कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। 1837 से लेके 1838 में जो है ना ये सारा जो रीजंस है इकोनॉमिक कॉजेस के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिलिट्री कॉजेस का, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें इकोनॉमिक कॉजेस में, जो आपको बाद में याद करने में आसानी होगा। तो पहला जो रीजन है इकोनॉमिक कॉजेस का, रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट। जो इंडिया का ट्रेड है और हैंडीक्राफ्ट था उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। पॉवर्टी स्ट्राइकन कल्टीवेटर्स, जो पॉवर्टी था वो भी जमींदारों की वजह से जो है ना परमानेंट सेटलमेंट की वजह से इंडिया में पॉवर्टी आया, ठीक है। तीसरा अगर बात करें, इंडिया रिड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर कॉलोनी। जो इंडिया है, इंडिया को एग्रीकल्चर कंट्री से हटाकर ब्रिटिश का जो एग्रीकल्चर कॉलोनी है उसमें बदल दिया गया, ठीक है। इसमें क्या करते थे ब्रिटिशर्स, जूट, ओपियम, इंडिगो जबरदस्ती उगाया करते थे, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग इन इंग्लैंड रिक्वायर अदर रॉ मेटल्स। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर है वो चाहिए था इंग्लैंड में, रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए था, तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेते थे, इंडिया से लेते थे, ठीक है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द इंडियन कल्टीवेटर्स। जो इंडियन कल्टीवेटर्स है उनके साथ इन ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था, मतलब जबरदस्ती उनको जो है ना इंडिगो खेती करने के लिए बोला जाता था। जो पीजेंट्स है उनको इंडिगो उगाने बोला जाता था, और जो भी इंडिगो नहीं उगाते थे उनको उनका घर जला दिया जाता था, उनके जानवरों को लूट लिया जाता था, ठीक है, उन्हें मारा पीटा जाता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बिग फेमाइन की वजह से क्या हुआ, लाइफ वाज हार्ड इवन इन ईयर्स ऑफ नॉर्मल क्रॉप। जो नॉर्मल क्रॉप उगता था उसमें भी इन लोगों का जिंदगी जीना हार्ड हो गया, फूड जो है वो अवेलेबल होना बंद हो गया, ठीक है। ये सब इकोनॉमिक कॉजेस है। हम लोगों ने देखा पॉलिटिकल कॉज, रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज। अब हम आ जाते हैं मिलिट्री कॉजेस में, ठीक है। क्या रीजन था मिलिट्री का, क्या रीजन था जिसकी वजह से मिलिट्री ने रिवॉल्ट किया। और मिलिट्री में जो सबसे पहला जो रिवॉल्ट जिसने किया था उनका नाम था मंगल पांडे, जो कि बिहार से आते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे मिलिट्री कॉज क्या था ऐसा जिसकी वजह से इंडियन में डिससैटिस्फैक्शन हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट में और इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ। तो मिलिट्री कॉज में पहला जो कॉज आता है, रीसेंटमेंट ऑफ द सिपॉइज और द इंडियन सोल्जर्स। मतलब इसमें जो पहला रीजन है, पुअर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, ऑल द हाई रैंक्स इन द आर्मी वेयर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ओनली। मतलब जितना भी हाई रैंक होता था
सारे में ब्रिटिश जो है उनके लिए ही रिजर्व रखता था। मतलब आप समझिए कि इंडियंस को सूबेदार, हवलदार, इससे ज्यादा बड़ा पोस्ट दिया ही नहीं जाता था। आप लोगों ने जो एक मूवी आया था RRR, उसमें भी देखा होगा कैसे रामचरण हाई पोस्ट के लिए लड़ते रहता था, हाई पोस्ट करने के लिए, हाई अपना पोजीशन जो है वो ऊपर करने के लिए ब्रिटिश के नजरों में आना चाहता था। तो सेम वही बात है कि इंडियंस को हाई पोस्ट जो है वो नहीं दिया जाता था। इंडियंस को जितने भी लो पोस्ट होते थे उन सब में ही रखा जाता था ताकि ब्रिटिश अपना डोमिनेंस बढ़ा सके। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें दूसरा रीजन जो है लो सैलरी, इंडियंस का जो सैलरी होता था वो काफी ज्यादा कम होता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें द मैक्सिमम पे दैट अ सूबेदार ऑफ द इन्फेंट्री कुड एक्सपेक्ट वाज लेस देन द मिनिमम पे ऑफ अ फ्यू ऑफ अ रॉ इंग्लिश रिक्रूट। ठीक है, मतलब अगर इंग्लिश वालों को सबसे लोएस्ट वाला को भी जितना पेमेंट मिलता था उससे भी कम जो है इंडियंस को पेमेंट दिया करता था। ठीक है, इसकी वजह से मिलिट्री में क्या हुआ, डिससैटिस्फैक्शन हुआ और यही डिससैटिस्फैक्शन एक रिवॉल्ट में बदल जाता है। ठीक है, तीसरा रीजन जो है इल ट्रीटमेंट। जो मिलिट्री के लोग थे ना, इंडियन जो मिलिट्री के लोग थे उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, इल ट्रीटमेंट और सोशल डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इंडियन सोल्जर्स। अगर हम बात करें द ऑफिसर ट्रीटेड देयर सोल्जर्स लाइक अ मैनुअल सर्वेंट, मतलब खुद के पर्सनल सर्वेंट है ऐसे ट्रीट करते थे जो ब्रिटिशर्स होते थे। इंडियन आर्मी को जो है ना वो खुद के सर्वेंट के रूप में सर्व करते थे कि भाई तुम मेरा खुद का सर्वेंट है और मेरे ऑर्डर्स पे चलो। ठीक है, दूसरा कि जब भी ब्रिटिशर्स कहीं से पार होते थे तो इंडियंस को जो है ना झुक कर रहना पड़ता था। ये सारा जो है ना डिससैटिस्फैक्शन एक बार 1857 में फूटता है और ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट होता है। ठीक है, तीसरा अगर बात करें यहाँ पर फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स का क्या मतलब है कि ये लोग फॉल्स डिस्ट्रीब्यूशन करते थे जो ट्रूप्स है उनको। द ट्रूप्स वेयर नॉट प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड आल्सो द की प्लेसेस लाइक दिल्ली, इलाहाबाद हैड नो ब्रिटिश आर्मी। यहाँ पर दिल्ली, इलाहाबाद हो गया, यहाँ पर कोई भी ब्रिटिश आर्मी नहीं था, सारे इंडियंस को यहाँ पर भरा जाता था। ठीक है, मोर ओवर एट दिस टाइम इंग्लैंड वाज एंगेज इन सेवरल हॉस्टाइल आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डिसप्रपोर्शंस बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश ट्रूप्स, जो इंडिया और ब्रिटिश ट्रूप्स है उसमें बहुत बड़ा गैप था। आप समझ लीजिए कि इंडियंस जो आर्मी में इंडियंस जितने भरे थे, ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस जितने भरे थे 2,33,000 जो इंडियन सोल्जर्स है वो थे। समझ लीजिए कितना बड़ा नंबर है। और जो ब्रिटिश आर्मी के नंबर है वो क्या है 45,000। कहाँ इंडियंस के 2,33,000 है और कहाँ ब्रिटिश के 45,000 है। ठीक है, लेकिन इंडिया के पास बेटर इक्विपमेंट नहीं था, इसके वजह से ये जो रिवॉल्ट है वो आखिरकार हम लोग हार जाते हैं। ठीक है, वरना हमारे पास शक्ति, पावर सब था। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन इंडिया एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स, तो ये जो है इसमें 2,33,000 जो है वो इंडियन सोल्जर्स, 45,000 जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे। ठीक है, और डलहौजी इसको लेकर लेटर भी लिखते हैं। डलहौजी हैड रिटन टू होम अथॉरिटी दैट मोर ब्रिटिश सोल्जर्स शुड बी ड्राफ्टेड इन द आर्मी, कि ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स को आर्मी में डालना है। ठीक है, और चौथा रीजन अगर बात करें डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शंस इन द बंगाल आर्मी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आ जाइए जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपको। मिलिट्री कॉजेज में पढ़ना क्या है, रीसेंटमेंट ऑफ द सिपॉइज और द इंडियन सोल्जर्स, इसके अंदर पुअर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, लो सैलरी, इल ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरा डिसप्रोपोर्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश, ये दूसरा रीजन है। ठीक है, तीसरा रीजन किसी भी एग्जाम में 4 रीजन से ज्यादा नहीं आते, तो आप बस 4 रीजन को याद कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है। ठीक है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, ये जो जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट है ये क्या होता था, 1856 में इसको पास किया गया था। द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट ऑल रिक्रूट टू द बंगाल आर्मी शुड बी रेडी फॉर सर्विस एनीवेयर, मतलब कहीं पे भी बंगाल आर्मी को सर्व करने के लिए रेडी रहना होगा, ये ब्रिटिश का कहना था। ठीक है, इसकी वजह से बंगाल आर्मी में डिससैटिस्फैक्शन जो है वो फैल जाता है। और सबसे ज्यादा जो इमीडिएट कॉज में माना जाता है, इससे लेके क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको इसको अच्छे से कर लेना है। ये इमीडिएट कॉज एकदम कंपलसरी है, कोई भी आईसीएससी के जो बच्चे हैं उनको समझिए कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर हम बात करें इमीडिएट कॉज में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल,
इनफील्ड राइफल के इंट्रोडक्शन की वजह से ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट हुआ और इंडियंस लोग ज्यादा जो है इसको लेके इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ। अब इसमें था क्या, ये जो इनफील्ड राइफल है, ठीक है, ये जो इनफील्ड राइफल है इसमें ऐसा माना जाता है, ऐसा र्यूमर्स फैला था उस टाइम पे कि जो ऊपर का जो कार्ट्रिज होता था उस टाइम मुंह से ऐसे चबा के खींचा जाता था, ठीक है। तो जो कार्ट्रिज है ऊपर में, उसमें जो चमड़ा का यूज हो रहा है, उस चमड़े का जो बनावट है वो क्या है, काऊ और पिग का है, ठीक है। ऐसा कहा जाता था कि काऊ और पिग का चमड़े का यूज किया गया है। इसकी वजह से जो इंडियंस आर्मी है, इंडियंस आर्मी में जो काऊ है वो हिंदू लोग के लिए बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और जो पिग है वो मुस्लिम लोग के लिए बहुत खराब माना जाता है, जिसकी वजह से दोनों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ और यही इमीडिएट कॉज बना कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट होने का, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले, द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड आयरन एंड ब्रॉन बेस्ड गन्स। जो ओल्ड आयरन था उसको रिप्लेस करके ठीक है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें कार्ट्रिज का, तो राइफल वेयर ग्रीस विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। जो राइफल्स है उसको फैट और काउज का जो पिग है उसमें उसका यूज किया जाता था इस राइफल में, जिसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम जो है ना लोगों का जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम बात कर ले अब, तो ये तो मिलिट्री कॉजेस का हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो मिलिट्री कॉजेस में हम लोगों ने जो जो देखा उन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला मिलिट्री कॉज क्या है, रीसेंटमेंट ऑफ द सिपॉइज। रीसेंटमेंट ऑफ द सिपॉइज में 3 पॉइंट्स आता है। पहला पुअर प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, दूसरा इल ट्रीटमेंट, तीसरा लो सैलरी, ठीक है। ये 3 आ गया। और दूसरा रीजन आपको बता दें, डिसप्रपोर्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश ट्रूप। इंडिया और ब्रिटिश ट्रूप में डिसप्रपोर्शन मतलब कि इंडियंस का जो आर्मी था वो कितने थे, इंडियंस 2,33,000 और ब्रिटिशर्स कितने थे 45,332, ठीक है, इतने थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट क्या होता है, 1857 में जब आया तो इसके अंदर कहा गया कि जो बंगाल आर्मी है उसको कहीं पे भी सर्व करने के लिए रेडी रहना होगा। इससे भी डिससेटिस्फैक्शन हुआ। और इमीडिएट कॉज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। ये इमीडिएट कॉज में अगर बात कर ले तो इनफील्ड राइफल का जो इमीडिएट कॉज है, इसमें क्या होता है कि काऊ और पिग का जो मांस है, जो चमड़ा है, उसका यूज किया गया, जिससे हिंदू और मुस्लिम को के सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए, ठीक है। इनके वजह से 1857 का जो रिवॉल्ट है वो होता है। और सबसे पहला करने वाला कौन था, मंगल पांडे। बिहार का जो मंगल पांडे है उसने ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया, जिसकी वजह से बिहार के मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया जाता है। बाद में फिर और भी जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो रिवॉल्ट करते हैं और ब्रिटिश जो है इस रिवॉल्ट को रोकने में फिर नाकामयाब हो जाती है। धीरे धीरे ये रिवॉल्ट जो है वो पूरे इंडिया में लगभग फैल जाता है। तो हम लोगों ने सारे कॉजेज को कवर कर लिया है, जितने भी कॉजेज थे, मिलिट्री कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, रिलीजियस एंड सोशल कॉज, सारे कॉजेज को डिटेल में समझा है। अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा फेलियर था उसका क्या कॉज था। बीच के जो इवेंट्स है, वॉर के जो इवेंट्स है वो सारे नहीं पढ़ने हैं, वो सारे से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में नहीं आता, लगभग समझिए ना के बराबर है। तो अब हम समझ लेते हैं हमारा जो ये रिवॉल्ट है हुआ है उसमें जो फेलियर हुआ था, हम वॉर लड़ते हैं उसमें हम लोग फेल हो जाते हैं, तो वो जो फेलियर है उसका आखिर कॉजेज क्या है उसके बारे में जानेंगे कि कॉजेज ऑफ आर फेलियर, ठीक है, इन 1857। तो अगर हम समझ ले कॉजेज में, तो सबसे पहला जो दिख रहा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द लीडर्स का कहने का मतलब क्या है, हमारे लीडर्स के बीच में जरा भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। अगर हम बात करें 1857 में वॉर स्टार्ट होने वाली थी 31 मई को और वॉर स्टार्ट हो जाती है 10 मई को ही, मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन साफ साफ दिखता है। वॉर स्टार्ट होने वाली थी 1857 का, वो 31 मई था, डेट डिसाइड हुआ था, लेकिन 31 मई से पहले ही 10 मई को ही ये वॉर स्टार्ट हो जाता है। ये क्या दिखाता है, हमारे लीडर्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, ठीक है। तो इसको कुचलना बहुत इजी था ब्रिटिशर्स के लिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कोई कुछ टुकड़ी जो है वो आधा रिवॉल्ट करेगी किसी एक स्टेट में, दूसरी टुकड़ी दूसरे स्टेट में, और अलग अलग टाइम पे इसको कुचलना आसान होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या रीजन है, लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। हमारे लीडर्स अच्छे खासे थे, नाना साहब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन
इन सब लीडर्स के बीच में उतना अच्छा जो बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन नहीं था। प्लस आप समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स में लॉरेंस हो गया, निकोलसन हो गया, हैवलॉक हो गया, ये सब लीडर्स जो है ये काफी अच्छा ट्रेंड थे। ठीक है, हमारे लीडर्स उतने अच्छे ट्रेंड नहीं थे। तो इस ये भी एक रीजन बना। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे एंड कुंवर सिंह नो डाउट अटेंड नोबल विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश कॉज वाज वेरी एबली प्रमोटेड बाय लीडर्स लाइक लॉरेंस, हैवलॉक, निकोलसन एंड चैम्पबेल। ये सारे लीडर्स थे अपोनेंट में। अगर हम बात करें तीसरा कॉज जो है वो क्या है, सुपीरियर इक्विपमेंट्स। इंडियंस के पास बेहतर इक्विपमेंट नहीं था। वहीं दूसरे साइड अगर हम ब्रिटिशर्स को देखें तो उनके पास बेटर इक्विपमेंट था, गन थे, तोप थे, ठीक है, जिससे वो इंडियंस को आसानी से कुचल सकते थे, आसानी से हरा सकते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुपीरियर इक्विपमेंट, ठीक है, अगर हम बात करें चौथा कॉज क्या है, तो चौथा कॉज है द वॉर वाज लोकलाइज्ड। जो वॉर हुआ 1857 में, वो वॉर क्या था, लोकलाइज था। इसमें कोई भी अदर स्टेट्स का जो है ना, ज्यादातर अदर स्टेट्स के वो इंडियन के साइड से नहीं लड़े। कुछ कुछ स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ भी दिए, जैसे कि पंजाब हो गया, हैदराबाद का जो निजाम हो गया, ठीक है, पंजाब रिमेन एब्सोल्यूट क्वाइट, और हैदराबाद का निजाम जो है स्टूड बाय द साइड ऑफ द ब्रिटिशर्स। जो हैदराबाद के निजाम थे वो ब्रिटिशर्स के साइड में होकर लड़े थे। ठीक है, यही रीजन था हमारा जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो फेल हो गया। ठीक है, और एक लास्ट वाला अगर बात करें हम, तो नो स्कीम ऑफ नेशन स्टेट। हमारे मन में या किसी भी इंडियंस के मन में नेशन स्टेट बनाने का कोई थिंकिंग ही नहीं था, जिसके वजह से भी हमारा जो रिवॉल्ट है वो फेल हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क्या कॉजेज था हमारा फेलियर का। अब हम देखते हैं इस जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके रिजल्ट क्या हुए। तो उसके रिजल्ट कुछ हमारा बहुत हद तक जो है वो हमारे फेवर में आया, और कुछ कुछ जो है वो ब्रिटिश अपने आप को, अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए जो है वो नए नए पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम बात कर ले, पहला जो रिजल्ट आया है वो था एंड ऑफ कंपनी रूल। जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है हमारे इंडियंस के द्वारा, जो 1857 में रिवॉल्ट किया गया था, उसके वजह से क्या हुआ है, कंपनी का रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था वो लगभग एंड हो चुका था, अब वो खत्म हो चुका था। अब क्या है, अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश क्वीन जो है उसका रूल जो है अब इंडिया में स्टार्ट होने वाला था। तो एंड ऑफ कंपनी रूल में अगर आपको पढ़ना हो तो पहला पॉइंट में पढ़ सकते हैं, द एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन। कंपनी से पावर जो है वो क्या है, क्राउन की तरफ जो है पावर ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा अगर हम बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना वो लगभग खत्म, उसको हटा दिया जाता है, एबोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट टू बी असिस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स है उसको जो है वो 15 इंडियन मेंबर्स जो है वो असिस्टेट करेंगे। ठीक है, असिस्टेट करेंगे। अगर बात करें फोर्थली, अपॉइंटमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज वेयर टू बी मेड ओपन कॉम्पिटिशन अंडर द रूल मेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द कॉन्सेप्ट। मतलब जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता था उसको ओपन कर दिया गया था हर एक के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कॉज है वो हम आ जाता है पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन प्रिंसेस। जो भी इंडियन प्रिंसेस थे उन सब का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो भी समझौता हुआ था, ब्रिटिश क्राउन के आते ही क्या हुआ, उस समझौतों को जैसा था वैसा ही बरकरार रखा गया। मतलब अगर हम बात करें, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट अनेक्स द इंडियन स्टेट। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही थी, जगह को कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, उसके स्टेट को एनेक्स करने की कोशिश कर रही थी, चाहे सब्सिडी अलायंस हो, चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, या फिर मिस गवर्नेंस ऑफ अवध हो, या डिस्कॉर्डेंसी टू द मुगल हो। इसके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहती थी, इंडियन स्टेट्स को कब्जा करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होता है 1857 के वॉर की वजह से, तब क्राउन का रूल आता है, और क्राउन क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी था उसको रोक देती है, एनेक्सेशन के अगेंस्ट में जो भी पॉलिसीज चल रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें, ऑल ट्रीटीज दैट द प्रिंसेस हैड कंक्लूडेड विद द कंपनी वुड हैव बी ऑनर्ड। जितना भी ट्रीटीज जो भी कंपनी के साथ किया गया था राजा लोग का, सारा ट्रीटीज को वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें, द राइट्स ऑफ एडॉप्शन एंड द सक्सेशन वेयर आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड। तो जो एडॉप्शन का और सक्सेसर का जो राइट था वो भी उसको भी ठीक किया गया। ठीक है, अब हम बात कर ले रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी।
क्योंकि ब्रिटिश आर्मी का रिवॉल्ट का सबसे बड़ा रीजन था आर्मी, इंडियन आर्मी। इंडिया के जो भी सोल्जर्स थे वो रिवॉल्ट किए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में 1857 में। तो इसीलिए ब्रिटिश क्राउन जो है वो चाहती थी दोबारा ऐसा रिवॉल्ट ना हो, इसलिए क्या कि इंडियन आर्मी में बहुत सारे चेंजेस करती है। तो अगर हम बात करें पहला चेंज का, द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज, मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, इंडियन सोल्जर्स को जो है ना डिक्रीज कर दिया जाता है, मतलब उसको घटाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो ब्रिटिश सोल्जर्स को दिया जाता है। आर्टिलरी एंड अदर इफेक्टिव वेपन्स ऑफ वॉरफेयर वे रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ट्रूप, मतलब जो आर्टिलरीज थे और भी वेपन्स थे, सारे वेपन्स को जो है ना वो रिजर्व करके रख लिया जाता है। ब्रिटिश चाहते थे कि जितना भी हथियार है वो सिर्फ ब्रिटिश के हाथ में रहे, अगर इंडियंस के हाथ में चले गया तो दोबारा कहीं 1857 जैसा वॉर ना हो जाए, ठीक है। इसलिए सारे आर्टिलरी, सारे वेपन्स को अपने अंडर में ही रखने लगे। ऑल की पोजीशन इन द आर्मी वे रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर द ब्रिटिशर्स। तो अगर हम बात करें जितने भी की पोजीशन थे, जितने भी हायर पोजीशन थे, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन थे, उन सारे पोजीशन पर ब्रिटिश अपना डोमिनेंस रखती थी, ब्रिटिश अपने ऑफिसर्स को बिठाती थी ताकि दोबारा उस तरीके का रिवॉल्ट ना हो। उसके बाद हम और बात कर ले तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। बाकी देखिए बहुत सारा इसका पॉइंट्स है, लेकिन सारे पॉइंट्स को करना जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है, एग्जाम को क्लियर करना है। एग्जाम को क्लियर करने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अच्छे मार्क्स उठाने के लिए सारे पढ़ते रह जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सबको पढ़ने से बेटर है आप उन की पॉइंट्स को पढ़िए, उन पॉइंट्स को पढ़िए जिससे आपका नंबर ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, जिससे अच्छा खासा नंबर आ सकता है। तो अगर हम बात करें पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये फोर्थ रीजन है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो इसके बारे में अगर हम बात करें पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का, तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो 1857 का जो वॉर है उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के यूनिटी की वजह से काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ है। तो ब्रिटिशर्स क्या किए, जब क्राउन का जब रूल आया तो क्राउन ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहती थी, इन हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो अपनाना चाहती थी। मतलब आप समझिए कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ब्रिटिशर्स ही है। ब्रिटिशर्स ही क्या करते थे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड का पॉलिसी लेकर आए। वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स है वो एक अलग हो जाए और हिंदू अलग हो जाए, ताकि इन लोगों को तोड़ना आसान हो जाए, ठीक है। दे वर बीइंग कन्वर्टेड इनटू लॉयल सपोर्टर्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब अगर बात करें तो यहाँ पर बात करें बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स हैड कंबाइंड अगेंस्ट द हेटेड फॉरेनर्स। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों कंबाइंडली जिम्मेदार थे फॉरेनर जो ब्रिटिशर्स है उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट का। द ब्रिटिशर्स व्यू दिस डेवलपमेंट विद अलार्म, देयरफॉर दे ट्राई टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करने का कोशिश किया गया था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। और एक हम बात कर ले लास्ट वाला, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। 1857 के रिवॉल्ट से इंडियंस को ये तो समझ में आ गया था, हम लोग जरूर फेल हुए थे, लेकिन इंडियंस को ये समझ में आ गया था कि हम अगर चाह ले तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। मतलब यहाँ पर लोगों को ये बिलीव होने लगा था कि हम एक है, हम एक इंडिया से हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, लोग अपने आप को बिलीव करने लगे थे हमारा एक नेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉपुलर सॉन्ग्स इन प्राइजेस ऑफ तात्या टोपे, द रानी ऑफ झांसी एंड अदर केप्ट द मेमोरी ऑफ देयर हीरोइक डेट्स अलाइव। मतलब जो पॉपुलर सॉन्ग तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई ने गाया था, उससे उन लोगों का जो इमेज है वो एक हीरोइक टाइप का हो गया था, ठीक है, हीरोइक टाइप का हो गया था, जिससे लोगों में एक हिम्मत जगा, लोगों में एक नेशन की भावना जगी। द रानी ऑफ झांसी बिकम इंडियाज जॉन ऑफ आर्क हुज वेरी नेम रिवाइव द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। मतलब रानी लक्ष्मीबाई जितनी बहादुरी से लड़ी थी, उस बहादुरी को देखते हुए इंडियंस में एक अलग सा पैट्रियटिज्म का भावना जो है वो जगा कि एक लड़की होके इतनी बहादुरी से कैसे कोई लड़ सकता है। तो लोगों के मन में भी एक जोश आया कि हाँ, हम भी अपने देश के लिए मर मिटेंगे और हम अपने एक अलग से देश बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, इसमें शायद ही इससे क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इट्स नेचर, यानी वॉर वाज इट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अ सिपाही म्यूटिनी। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या फिर एक सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ सोल्जर्स के विद्रोह का कहानी है या फिर ये रियल में वॉर था इंडिपेंडेंस का, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले इंडियन हिस्टोरियंस का, तो इंडियन हिस्टोरियंस ये बिलीव करते हैं, इंडियन हिस्टोरियंस का कहना है कि जो वॉर है उसमें अधिकतर लोग जो है वो
शामिल हुए थे, इसलिए ये क्या है, वह इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है उन लोगों का कहना है कि ये इंडिपेंडेंस की वो लड़ाई नहीं थी, ये बस एक सिपाही म्यूटिनी थी जिसे दबा दिया गया। तो अगर हम बात करें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर डिस्क्राइब इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो वीर सावरकर थे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने रेफर किया 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेपॉय म्यूटिनी का, जो सेपॉय म्यूटिनी है जो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे, उनमें कौन कौन से हिस्टोरियंस थे जो ये कह रहे थे कि नहीं ये सेपॉय म्यूटिनी है। तो जो सर जॉन लॉरेंस ऑन द अदर एंड वाज द व्यू दैट इट वाज अ मेयर सिपॉय म्यूटिनी, ये बस एक सिपॉय म्यूटिनी है और कुछ नहीं, ठीक है। बस कार्ट्रिज को लेके लड़ाई हुआ था और इसी की वजह से रिवॉल्ट हुआ था। तो ये इनका कहना था बस, ठीक है। तो और इसका रीजन उन्होंने दिया कि इट वाज अ लोकलाइज, ये लोकलाइज था, इसमें ज्यादातर जो है ना स्टेट्स के रूलर्स जो है उसमें शामिल नहीं हुए। इसी वजह से इनका कहना था कि नहीं ये वॉर जो है ये सेपॉय म्यूटिनी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हम आएंगे आपके पास और भी इसी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेके। आपको अगर किसी भी चीज में डाउट होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आप बोल सकते हैं। हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि सही और अच्छा एक्सप्लेनेशन लाएं जिससे आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें, आपको जो भी नहीं समझ में आया हम दोबारा से कोशिश करेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। हम नॉलेज ओशन आप सबके लिए बने हुए हैं, आप सबके लिए जो भी प्रॉब्लम होगा हम नॉलेज ओशन यहाँ पर खड़े हैं दिन रात आपके लिए। आपको जब भी दिक्कत है आप हमें एक बार कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।